This is our 10th lecture of coordination complexes, and we are going to discuss the topic stability of complexes. Clear? Stability of complexes. Stability of complexes. Complex की stability किस पे डिपेंड करेगी? Suppose example लिया मैंने एक m plus say xl, where m is central metal ion, l is the ligand. तो ये बनाएगा mlx बनाएगा. तो मेटल लिगेंड बॉन्ड, क्लियर, मेटल और लिगेंड का बॉन्ड, सेंट्रल मेटल आयन और लिगेंड का बॉन्ड जितना स्ट्रॉन्ग होगा उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी इस कम्प्लेक्स की, उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी इस कम्प्लेक्स की. स्ट्रॉन्गर द मेटल लिगेंड बॉन्ड, मोर स्टेबल विल द कम्प्लेक्स. मोर स्टेबल, जैसे इसमें लिखेंगे के एस. के एस क्या होगा, ध्यान देना, के एस होगा, के एस यानी स्टेबिलिटी कॉन्स्टेंट. एम एल एक्स डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ एम एल एक्स डिवाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ एम इंटू एल रेज टू एक्स. तो ये के एस क्या है, स्टेबिलिटी कांस्टेंट. क्लियर, के एस हेयर इज स्टेबिलिटी कांस्टेंट. और इसका इसका ऑपोजिट डायरेक्शन लिखेंगे तो वो बन जाएगा के डी, डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट. वो क्या हो जाएगा, इसका जस्ट ऑपोजिट. जो डिनोमिनेटर में है वो न्यूमिनेटर बन जाएगा, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा. इसके जस्ट ऑपोजिट के डी विल बी, के डी क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट. डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट और इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट भी कहते हैं. दिस इज ऑल्सो नोन एज इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट. तो ये इसके जस्ट ऑपोजिट होगा. तो एम, इसका कंसंट्रेशन जितना ज़्यादा होगा, इसका कंसंट्रेशन जितना ज़्यादा होगा, उतना ज़्यादा मेटल लिगेंड बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा और उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी कांस्टेंट की वैल्यू होगी, उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी कांस्टेंट की वैल्यू होगी. सपोज मैंने दिया क्वेश्चन एक से, दो कंपोनेंट्स, दो कंपाउंड कम्प्लेक्सेस हैं. से कम्प्लेक्स है AgCN2 नेगेटिव और एक है AgNH3 होल ट्वाइस प्लस. और बोला इसके अंदर इसका डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट है 10⁻10 और इसका डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट है 10⁻12. ये फर्स्ट का, ये सेकंड का डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट दे रखे हैं 10⁻12. तो बोला इन दोनों में से इसका 10⁻10 करते हैं, 10⁻12 और 10⁻10. अब बोला इन दोनों कम्प्लेक्सेस में से कौन सा ज़्यादा स्टेबल है, विच आउट ऑफ द टू इज मोर स्टेबल, AgCN2 नेगेटिव और AgNH3 होल ट्वाइस प्लस. इन दोनों कम्प्लेक्स में से कौन सा ज़्यादा स्टेबल है. तो डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट इसका दे रखा है और इसका भी दे रखा है. डिसोसिएशन कांस्टेंट है, यानी क्या है, KD दे रखा है, स्टेबिलिटी कांस्टेंट का इन्वर्स प्रोपोर्शनल. जितना ज़्यादा डिसोसिएशन कांस्टेंट होगा, जितना ज़्यादा डिसोसिएशन कांस्टेंट होगा, उतना ज़्यादा इस कंपाउंड का डिसोसिएशन होगा. सही ना. इसमें अब क्या जा रहा है, 10⁻10 जा रहा है कि 10⁻12, 10⁻10 विदाउट एनी डाउट ये ज़्यादा होगा, 10⁻10 इज मोर. सही है. जब ये ज़्यादा है तो मीन्स इसका डिसोसिएशन ज़्यादा होगा, तो ये कम्प्लेक्स क्या होगा, कम स्टेबल. 10⁻10 इज लेसर, डिसोसिएशन कम हो रहा है यानी स्टेबल जा रहा है. तो AgCN2 नेगेटिव इज मोर स्टेबल देन AgNH3 होल ट्वाइस प्लस. तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन है. स्टेबिलिटी कांस्टेंट बोला होता तो जितना ज़्यादा स्टेबिलिटी कांस्टेंट उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी. अभी मैंने क्या दिया, KD दिया हुआ है. तो ये इस टाइप से 1 मार्क में क्वेश्चन आ सकता है. तो ये मैंने बता दिया. एक क्वेश्चन और नोट कर लेंगे, उसका आंसर खुद ट्राई करना है. सपोज मैं इसी के अंदर ले रहा हूँ, सपोज लिया इसके अंदर इसको ट्राई करना है, AgNH3 होल ट्वाइस प्लस गिव्स AgNH3 प्लस NH3 and second reaction AgNH3 whole plus gives Ag plus NH3. ये दे रखा है. K1 की वैल्यू दे रखी है 10⁻4, K2 की वैल्यू दे रखी है 10⁻6. ये दे रखा है. कैलकुलेट फॉर्मेशन कांस्टेंट या स्टेबिलिटी कांस्टेंट एक ही बात है. फॉर्मेशन कांस्टेंट ऑफ AgNH3 होल ट्वाइस प्लस. ये ट्राई करना क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ट्राई कर सकते. कैलकुलेट फॉर्मेशन कांस्टेंट ऑफ AgNH3 होल ट्वाइस प्लस, इसका फॉर्मेशन कांस्टेंट निकालना है. तो ये ट्राई कर लेंगे. कंसेप्ट मैंने सिखा दिया है. नेक्स्ट अब है फैक्टर्स अफेक्टिंग स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस. फैक्टर्स अफेक्टिंग स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस. क्लियर. फैक्टर्स अफेक्टिंग स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस. फैक्टर्स कौन कौन से जो स्टेबिलिटी को अफेक्ट करेंगे. फैक्टर्स अफेक्टिंग स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस. फर्स्ट फैक्टर
फर्स्ट फैक्टर, फैक्टर्स अफेक्टिंग स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। फर्स्ट फैक्टर क्या है इसके अंदर? फर्स्ट फैक्टर इज चार्ज ऑन द सेंट्रल मेटल आयन। चार्ज या ऑक्सीडेशन स्टेट कह सकते हैं। चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल आयन, सेंट्रल मेटल आयन पे चार्ज क्या है? तो इसमें ग्रेटर द चार्ज, जितना ज़्यादा ग्रेटर द चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल आयन, greater the charge on central metal ion, more stable will be the complex। चार्ज बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स विल बी इंक्रीज, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स विल इंक्रीज। नेचुरल सी बात है, चार्ज बढ़ेगा तो लिगेंड से जल्दी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, लिगेंड से जल्दी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो मेटल और लिगेंड का बॉन्ड क्या हो जाएगा? स्ट्रांग हो जाएगा, इसलिए स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स विल इंक्रीज। तो ये पहला पॉइंट है, चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल आयन, जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी सेंट्रल मेटल आयन की, तो उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ जाएगा, इसलिए लिगेंड से जल्दी इलेक्ट्रॉन खींचेगा, लिगेंड से जल्दी इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो बॉन्ड स्ट्रांग हो जाएगा, बॉन्ड स्ट्रांग होगा तो स्टेबल ज़्यादा होगा। सेकंड पॉइंट क्या है? पहला चार्ज था, नेक्स्ट हम नोट करेंगे नेचर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन। नेचर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन, नेचर में दो क्लासेस में डिवाइड कर रखा है, एक क्लास ए एक्सेप्टर्स, क्लास ए एक्सेप्टर्स की अगर सेंट्रल मेटल आयन है तो क्या होगा, और क्लास बी के एक्सेप्टर्स। क्लास ए एक्सेप्टर्स के अंदर, क्लास ए एक्सेप्टर में ग्रुप 1 to 6 वाले सेंट्रल मेटल आयन होंगे, ग्रुप 1 to 6। क्लास ए एक्सेप्टर्स में ग्रुप 1 to 6 वाले सेंट्रल मेटल आयन होंगे, और क्लास बी एक्सेप्टर्स में आफ्टर ग्रुप 6 होंगे, आफ्टर ग्रुप 6। ध्यान रखना, आप क्लास ए एक्सेप्टर में ग्रुप 1 to 6 वाले सेंट्रल मेटल आयन, ग्रुप जैसे मैग्नीशियम है ना, ग्रुप 1 to 6 वाले सेंट्रल मेटल आयन, और इसमें ये कब स्टेबल हो जा रहे होंगे? विद डोनर एटम्स। डोनर एटम्स क्या होने चाहिए? NO या F। अगर ये डोनर एटम्स हैं तो ये ज़्यादा स्टेबल। और क्लास बी एक्सेप्टर्स में ग्रुप आफ्टर ग्रुप 6, आफ्टर ग्रुप 6 जो है 7th ग्रुप 8th ग्रुप टिल 18th ग्रुप तक, अगर वो सेंट्रल मेटल आयंस है तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी विद डोनर एटम्स। डोनर एटम्स क्या होने चाहिए? डोनर एटम्स मीन्स जो लिगेंड के अंदर डोनर एटम्स प्रेजेंट है वो इनके हायर मेंबर्स, विद डोनर एटम्स हायर मेंबर्स ऑफ ग्रुप 15, 16 एंड 17, ग्रुप 15, 16 एंड 17, जैसे फॉस्फोरस आ जाए, सल्फर आ जाए, क्लोरीन आ जाए, ये डोनर एटम्स होंगे तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। सही ना? इसमें एग्जांपल भी देख सकते हैं, जैसे मैंने अगर पूछा पहले वाले केस में K3FeCN6, K4FeCN6, पोटेशियम फेरोसाइनाइड या पोटेशियम फेरिसाइनाइड, विच इज मोर स्टेबल आउट ऑफ दीज टू? ये निकालना है, आउट ऑफ दीज टू पोटेशियम फेरिसाइनाइड या पोटेशियम फेरोसाइनाइड, इन दोनों में से कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा? चेक करेंगे। ये समझ आ गया नेचर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन में। नेचर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन के अंदर क्लास ए एक्सेप्टर्स पे होते हैं सेंट्रल मेटल, क्लास ए एक्सेप्टर्स मतलब ग्रुप 1 to 6 वाले हो सकते हैं, जब डोनर एटम्स क्या होंगे? NO और F। क्लास बी एक्सेप्टर्स में आफ्टर ग्रुप 6 डोनर एटम्स क्या हो? इनके हायर मेंबर्स है, जैसे फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। अब बताना पोटेशियम K3FeCN6, K4FeCN6 विच इज मोर स्टेबल आउट ऑफ दीज टू, इन दोनों में से कौन सा स्टेबल होगा? तो बहुत सिंपल सा केस, K3FeCN6 में चार्ज निकाल लेंगे, चार्ज क्या आएगा? आयरन पे 3 प्लस आ जाएगा, 3 + x - 6 = 0, x क्या आ गया यहाँ से? +3, ऐसे इधर निकाल लेंगे, 4 + x - 6 = 0, x क्या आ गया? +2। तो इधर आयरन पे चार्ज +3 है, इधर +3 है, इधर +2 है, तो कौन सा स्टेबल? +3 वाला, ये तो लिखा पर ये वाला पॉइंट। सही है? तो पोटेशियम फेरिसाइनाइड इज मोर स्टेबल देन पोटेशियम फेरोसाइनाइड, पोटेशियम फेरिसाइनाइड इज मोर स्टेबल देन पोटेशियम फेरोसाइनाइड। नेक्स्ट थर्ड फैक्टर है बेसिसिटी ऑफ द लिगेंड। थर्ड फैक्टर इज बेसिसिटी ऑफ द लिगेंड, है ना, बेसिसिटी ऑफ द लिगेंड, थर्ड फैक्टर। जितना लिगेंड बेसिक होगा, जितना लिगेंड बेसिक होगा उतनी जल्दी अपने लोन पेयर सेंट्रल मेटल को देगा, जितना लिगेंड बेसिक होगा उतनी जल्दी अपने लोन पेयर सेंट्रल मेटल को देगा, और उतना ज़्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स होगा। तो बेसिसिटी ऑफ लिगेंड ज़्यादा होगी तो स्टेबिलिटी ज़्यादा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दोनों, तो स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स क्या होगी? ज़्यादा होगी। सही ना? तो स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स क्या होगी? ज़्यादा होगी। जैसे बहुत इसमें भी सिंपल सा क्वेश्चन बोला, जैसे CONH3 2+ स्टेबल ज़्यादा है, या COF6 4-, ये ज़्यादा स्टेबल है। तो नेचुरल सी बात है, अमोनिया तो ज़्यादा अच्छा बेस है देन फ्लोराइड, तो इसलिए ये ज़्यादा स्टेबल होगा। है ना? चार्ज दोनों पे बराबर है, कोबाल्ट पे भी चार्ज इधर भी 2+ है, उधर भी 2+ है, तो दिस इज मोर स्टेबल देन दिस।
तो इससे निकाल सकते हैं, दिस इज बेसिसिटी ऑफ द लिगेंड, बेसिसिटी ऑफ द लिगेंड। फोर्थ फैक्टर है चिलेशन, चिलेटिंग रिंग्स अगर प्रेजेंट होंगी, चिलेशन, ये बता दिया है। चिलेटिंग इफेक्ट हो चुका है। चिलेटिंग इफेक्ट में क्या था, चिलेशन। इसमें क्या है, जैसे अगर लिगेंड के अंदर बाइडेंटेड लिगेंड आ जाते हैं, बाइडेंटेड लिगेंड जो कि 5 या 6 मेंबर की रिंग बनाते हैं सेंट्रल एटम के साथ, तो स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ उसके अंदर CO से EN होल ट्वाइस 2+, तो इसमें स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। कैसे बढ़ जाएगी, ध्यान देंगे थोड़ा। जैसे CO EN होल ट्वाइस दे दिया और एक ले लिया CO से NH3 होल 4 2+, तो ये ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि उसके चिलेशन आ गया है। चिलेशन कैसे आया, CO EN बाइडेंटेड लिगेंड है, तो इस तरह से 5 मेंबर की रिंग बना देगा। NH2, ये EN है ना, NH2, ये 5 मेंबर की रिंग बन गई। ऐसे इधर से बना देगा NH2 CH2 NH2, तो ये यहाँ पे ये इधर 5 मेंबर की रिंग बन गई और एक इधर बन गई, 2+ बाहर आ जाएगा। तो चिलेशन कहते हैं इसको, पहले बताया हुआ है। तो चिलेशन बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। स्टेबिलिटी ऑल्सो इंक्रीजेस बिकॉज ऑफ चिलेशन। चिलेशन मीन्स 5 या 6 मेंबर, लीगेंड ऐसा है कि वो 5 या 6 मेंबर की रिंग बना रहा है, लीगेंड ऐसा है कि वो 5 या 6 मेंबर की रिंग बना रहा है सेंट्रल एटम के साथ, तो भी स्टेबिलिटी कम्प्लेक्स की बढ़ जाती है, तो भी स्टेबिलिटी कम्प्लेक्स की बढ़ जाएगी। लास्ट फैक्टर इज मैक्रोसाइक्लिक इफेक्ट। लास्ट फैक्टर क्या है, मैक्रोसाइक्लिक इफेक्ट। अगर लीगेंड पहले से साइक्लिक है विदाउट एनी स्टीरिक इफेक्ट्स, क्लियर, अगर लीगेंड पहले से साइक्लिक है विदाउट एनी स्टीरिक इफेक्ट्स, इफेक्ट ऑफ मल्टीडेंटेट साइक्लिक लिगेंड्स, साइक्लिक लिगेंड यानी लिगेंड पहले से साइक्लिक है। जैसे एग्जांपल मैंने पहले लिया हुआ इसका एग्जांपल डाइपैरिडीन का या फिर एंथ्रोलीन का, NN, ये यहाँ से लोन पेयर दे रहा है, यहाँ से N, ये भी N है, ये भी N है, M कोई सेंट्रल मेटल आयन है, MN+ मान लो, इसको लोन पेयर दे रहा है। तो लिगेंड पहले से साइक्लिक है विदाउट एनी स्टीरिक इफेक्ट्स, देन इन दैट केस ऑल्सो स्टेबिलिटी इंक्रीजेस, तो ये भी, ये क्या है, इसे बोलते हैं मैक्रोसाइक्लिक इफेक्ट। इफ लिगेंड इज happens to be multidentate, if ligand happens to be multidentate and cyclic without any steric effect, then also stability of the complex is enhanced. Macrocyclic effect कहते हैं इसको। if ligand happens to be multidentate and cyclic विदाउट एनी स्टीरिक इफेक्ट्स, यानी बड़े ग्रुप ना हो। स्टीरिक इफेक्ट मीन बड़े ग्रुप नहीं होने चाहिए। बड़े ग्रुप हो, जैसे यहाँ पे मैं फिनाइल एक मिथाइल लगा दूँ, इधर भी मिथाइल लगा दूँ, इधर भी ऐसे मिथाइल, तो बड़े ग्रुप्स आ गए तो इनमें ऑलरेडी रिपल्शंस होंगी तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, तो इसलिए ये नहीं होने चाहिए, स्टीरिक हिंड्रेंस नहीं होना चाहिए। तो if ligand happens to be multidentate and cyclic without any steric effects, then also stability of the complex is enhanced. तो ये 5 फैक्टर्स थे जो स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस को अफेक्ट करते हैं। फिर 5 फैक्टर्स थे जो अफेक्ट करेंगे, नेचर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन, चार्ज ऑन द सेंट्रल मेटल आयन, बेसिसिटी ऑफ द लिगेंड, इफेक्ट ऑफ चिलेशन, इफेक्ट ऑफ मल्टीडेंटेट साइक्लिक लिगेंड्स, इफेक्ट ऑफ मल्टीडेंटेट साइक्लिक लिगेंड्स। तो एक बार रीड करेंगे तो समझ आ जाएगा। तो ये समझा दिया यहाँ पे। नेक्स्ट नोट करेंगे आगे, आइसोमेरिज्म, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर में। बताया हुआ सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, पहले नेमिंग आनी चाहिए ढंग से, नेमिंग के बाद आइसोमेरिज्म जो है ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। VBT और CFT तो है ही इंपॉर्टेंट, वो भी इंपॉर्टेंट है। VBT से ही 99% है क्वेश्चन आता है बोर्ड के पेपर में, VBT से ही क्वेश्चन आएगा, VBT की प्रैक्टिस ढंग से होनी चाहिए। तो अब हम पढ़ रहे हैं आइसोमेरिज्म। डेफिनेशन सुनेंगे, नोट डाउन करेंगे। आइसोमेरिज्म क्या होता है कि कोई भी दो कंपाउंड्स हैं, दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड्स हैं जिनमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या रहेगा, सेम। क्या रहेगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रिमेन्स द सेम, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रिमेन्स द सेम, बट देयर इज डिफरेंस इन देयर स्ट्रक्चर्स, उनके स्ट्रक्चर्स में डिफरेंस आएगा या उनके स्पेशियल अरेंजमेंट्स में, या स्पेशियल अरेंजमेंट मीन्स 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट, या उनके ओरिएंटेशन कह सकते हैं इसको, ओरिएंटेशन और 3D अरेंजमेंट और स्पेशियल 3 डायमेंशन में अरेंजमेंट में डिफरेंस आएगा। क्लियर, 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट और स्पेशल अरेंजमेंट और ओरिएंटेशन में डिफरेंस आएगा।
तो आइसोमर्स बनेंगे। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रिमेन्स द सेम, आइसोमर्स इन विच मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रिमेन्स द सेम, आइसोमर्स यानी कंपाउंड्स, टू और मोर कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट देयर इज difference in their structures, but either there is difference in their structures or orientations or थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट और स्पेशल अरेंजमेंट। इसलिए ये आइसोमरेज दो तरीके की होगी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस के अंदर, एक होगी स्ट्रक्चरल आइसोमरेज, एक होगी स्ट्रक्चरल आइसोमरेज और दूसरी होगी क्या होगी, स्टीरियो आइसोमरेज। स्ट्रक्चरल आइसोमरेज, स्टीरियो आइसोमरेज, सिंपल सी डेफिनेशन है, टू और मोर कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, टू और मोर कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट देयर इज डिफरेंस either but there is difference in their structures, but there is difference in either their structures or their स्पेशियल अरेंजमेंट्स या थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट या इनके ओरिएंटेशन में, या इनके ओरिएंटेशन में। मीनिंग मैं बता देता हूँ उसका कि कैसे डिफरेंस आता है स्पेशियल अरेंजमेंट्स के अंदर या इनके थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट में या ओरिएंटेशन के अंदर कैसे डिफरेंस आएगा। उसका मैं एक एग्जांपल लेके बता दूंगा। स्ट्रक्चर वाला समझ आ गया होगा पार्ट, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, और दूसरा क्या है, स्टीरियो आइसोमर्स, जिसमें ओरिएंटेशन में डिफरेंस आएगा, स्पेशियल अरेंजमेंट में डिफरेंस आएगा। क्लियर, स्पेशियल अरेंजमेंट में डिफरेंस आएगा। जैसे इसमें स्ट्रक्चरल आइसोमर्स तो समझ आ गया होगा सबको। जैसे मैं अगर बात करूँ उसके अंदर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की, जैसे ये सबसे सिंपल एग्जांपल इसमें ले लेते हैं। सपोज ये ले लिया CrCl3.6H2, अगर मैंने ये लिया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये है, तो इसमें इसको मैंने कर दिया CrH2O होल 6 Cl3, एक स्ट्रक्चर ये बना दिया, एक बना दिया CrH2O होल 5 Cl2.H2, इस तरीके से। तो दोनों का दे 1 and 2 दे बोथ आर हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, लेकिन स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट में डिफरेंस है। यहाँ पे एक वाटर मॉलिक्यूल आ गया एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, यहाँ पे 6 के 6 मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बना रहे हैं। तो स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट में डिफरेंस आ गया है। और स्टीरियो आइसोमर्स क्या होगा, स्पेस में जो अरेंजमेंट है वो डिफरेंट होगा, स्पेस में जो अरेंजमेंट है वो डिफरेंट। जैसे एग्जांपल लिया मैंने, सपोज चलो एग्जांपल लेते हैं, सबसे कॉमन एग्जांपल है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, सिस्प्लेटिन का एग्जांपल ले लिया, PtNH3 होल ट्वाइस Cl2। इसमें कैसे ओरिएंटेशन में कैसे डिफरेंस आएगा, जैसे PtNH3 NH3 स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है, स्ट्रक्चर हमने सबने कर रखे हैं, Cl Cl, सही ना। तो इसमें अभी दोनों Cl कैसे हैं, आमने सामने 90 डिग्री पे है, ऐसे सेम साइड पे थे दोनों Cl। अब मैंने क्या किया, NH3 और NH3 Cl Cl, अब Cl Cl क्या है, ऑपोजिट होगा कि नहीं है। तो क्या क्या किया मैंने, मैंने किया इसके अंदर, इसमें ओरिएंटेशन में डिफरेंस कर दिया। यहाँ पे एंगल 90 डिग्री आ रहा था, यहाँ पे एंगल कितना आ गया, 180 डिग्री का, सही ना। और डिस्टेंस पहले यहाँ पे इतना था, अब मैंने एरियल डिस्टेंस भी चेंज कर दिया इसका। तो ये स्पेशियल अरेंजमेंट डिफरेंस आता है। क्लियर, ये आता है डिफरेंस स्पेशियल अरेंजमेंट्स के अंदर। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, स्ट्रक्चरल आइसोमरेज और स्टीरियो आइसोमरेज। स्ट्रक्चरल आइसोमरेज के अंदर, स्ट्रक्चरल आइसोमरेज में IUPAC नेम डिफरेंट होता है। IUPAC क्या होगा, डिफरेंट होगा, और इनमें IUPAC सेम रहेगा। स्टीरियो आइसोमरेज में IUPAC सेम, सिस ट्रांस है ना सिर्फ, तो उनमें डिफरेंस आएगा। तो स्पेशल अरेंजमेंट डिफरेंस आएगा, बट IUPAC नेम रिमेन्स द सेम इन स्टीरियो आइसोमरेज, बट इन स्ट्रक्चरल आइसोमरेज IUPAC नेम चेंजेस, वो चेंज कर जाएगा, वो पता लग जाएगा अभी। तो स्ट्रक्चरल आइसोमरेज स्टडी करेंगे, स्ट्रक्चरल आइसोमरेज, ठीक है। स्ट्रक्चरल आइसोमरेज मैं एक बार टाइप्स बता देता हूँ इसके टाइप्स बता देता हूँ मैं, फिर आगे हम स्टार्ट करेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमरेज। क्लियर, स्ट्रक्चरल आइसोमरेज, स्ट्रक्चरल आइसोमरेज नोट करेंगे। स्ट्रक्चरल आइसोमरेज के अंदर जो टाइप्स हैं इसके, बोर्ड के सिलेबस में 4 है। जैसे आयोनाइजेशन आइसोमरेज, फर्स्ट आयोनाइजेशन, दूसरा है सॉल्वेट और हाइड्रेट आइसोमरेज, सॉल्वेट और हाइड्रेट आइसोमरेज। थर्ड हमारा आ जाएगा लिंकेज आइसोमरेज, लिंकेज आइसोमरेज। फोर्थ आ जाएगा कोऑर्डिनेशन आइसोमरेज, कोऑर्डिनेशन आइसोमरेज। फिफ्थ आ जाएगा कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमरेज। सिक्स्थ आ जाएगा लीगेंड आइसोमरेज।
7th आ जाएगा पॉलीमराइजेशन आइसोमरेज। पॉलीमराइजेशन, अब ये 3 जो है सिलेबस में नहीं है, बोर्ड के नॉट इंक्लूडेड इन बोर्ड सिलेबस, तीनों बोर्ड के सिलेबस में नहीं है, तो ये हमें नहीं करना। ये एडवांस लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा, अभी डिस्कस नहीं करूंगा इनको तीनों को। ये 4 हमें करने हैं, सही ना। 1 2 3 4 स्टीरियो आइसोमरेज जो है, स्टीरियो आइसोमरेज 2 तरीके की, एक ज्योमेट्रिकल और एक ऑप्टिकल। ज्योमेट्रिकल आइसोमरेज और ऑप्टिकल आइसोमरेज। ज्योमेट्रिकल आइसोमरेज में क्या पढ़ेंगे हम, सिस ट्रांस। ज्योमेट्रिकल आइसोमरेज में क्या होते हैं, आइसोमर्स इन विच देयर इज डिफरेंस इन द molecular formula remains the same. Clear? Again, molecular formula will remain the same. Geometrical isomers in which molecular formula remains the same, but there is difference in the position of the ligand. There is difference in the position of the ligand. या तो उसका डिस्टेंस डिफरेंट होगा, जैसे मैंने एग्जांपल लिया था इसका, जैसे एग्जांपल लिया था मैंने, एग्जांपल ले लेंगे जैसे यही PtNH3 होल ट्वाइस Cl2। अभी मैंने एग्जांपल लिया इसका, सेम उसी से चेक कर सकते हैं, PtNH3 Cl सही ना। तो इसमें अगर मैं क्या करूं, यहाँ पे भी डिस्टेंस जो है, दोनों जो सेम लिगेंड्स हैं इनमें डिस्टेंस ये है, अगर मैं इसको चेंज कर दूं यहाँ से दूसरा इसमें बनाऊँ, इसका डिफरेंस, देयर विल बी डिफरेंस इन द पोजीशन ऑफ द लिगेंड। ट्रांस बना दिया इसका मैंने, तो पोजीशन क्या हो गई, डिफरेंट हो गई। तो ये क्या है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ये क्या है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। सिस ट्रांस से शो करेंगे, और एक स्पेशल केस में फेशियल और मेरीडायोनल से शो करेंगे, फेशियल और मेरीडायोनल, सही ना। ये आगे बताऊंगा मैं अभी। तो ये और भी टाइप्स होते हैं इसके, लेकिन जो कोऑर्डिनेशन के अंदर है वो यही है, सिस ट्रांस या फेशियल मेरीडायोनल। FAC शॉर्ट में लिखते हैं और MER लिखते हैं शॉर्ट में इसको, FAC शॉर्ट में और MER इसको। और ऑप्टिकल आइसोमरेज में D और L या R और S, DL या R और S से शो करेंगे ऑप्टिकल आइसोमर्स, जो कि क्या होंगे, मिरर इमेजेस होंगे, मिरर इमेजेस होंगे लेकिन नॉन सुपर इम्पोसिबल होंगे। ऐसे आइसोमर्स जो प्लेन पोलराइज लाइट को डिफरेंट डायरेक्शन में रोटेट, ये ऑर्गेनिक में हम डिटेल में करेंगे सारा, लेकिन अभी सिंपल ध्यान रखना है जो मैं बता रहा हूँ, जो प्लेन पोलराइज लाइट को लाइट की तरफ डिफरेंटली बिहेव करेंगे, प्लेन पोलराइज लाइट को डिफरेंट डायरेक्शन में रोटेट करेंगे। अगर डी आइसोमर होता है तो PPL को, प्लेन पोलराइज लाइट को राइट डायरेक्शन में रोटेट करेगा, और जो लीवो रोटेटरी होगा ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी, ये लीवो रोटेटरी, ये लेफ्ट में रोटेट करेगा प्लेन पोलराइज लाइट को। तो अभी आगे लेंगे इसको, अभी हमें स्टार्ट करना जो वो है स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, क्लियर। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, तो इसमें स्टार्ट कर रहे हैं हम। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में बहुत सिंपल डेफिनेशन है। पहला, आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन आइसोमर्स, क्लियर। आयोनाइजेशन आइसोमर्स में ये क्या, नाम से पता लग रहा है इसके, ऐसे कंपाउंड्स, ऐसे कम्प्लेक्सेस जिसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो लेकिन ये वो डिफरेंट आयंस है सॉल्यूशन के अंदर। कम्प्लेक्सेस हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला but gives different ions in the solution, different ions in the solution। तो बस ये सिंपल सी डेफिनेशन है, जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो और लेकिन वो डिफरेंट आयंस है सॉल्यूशन के अंदर। जैसे एग्जांपल लिया मैंने, अगर सपोज ये एग्जांपल इसका CONH3 होल 5 Cl क्या ले लेते हैं, सपोज Br SO4। तो ऐसे ही क्वेश्चन आएगा कि इसके, जैसे ये क्वेश्चन आया, ये आइसोमर शो करेगा कि नहीं। तो इसकी बहुत सिंपल सी पहचान है, एक नेगेटिव आयन अंदर होना चाहिए और एक नेगेटिव आयन बाहर होना चाहिए। तो इससे हमें सिंपल पढ़ना है, टफ नहीं है, अदरवाइज इसमें भी क्वेश्चन बहुत अच्छे बनते हैं। इतना ध्यान रखना बस, ये आयनाइजेशन आइसोमरेज शो करेगा कि नहीं, दिस विल शो आयनाइजेशन आइसोमरेज। रीजन, अब हम क्या करेंगे, सल्फेट को अंदर कर देंगे, Br को बाहर कर देंगे, जो इसका आयनाइजेशन आइसोमर बनेगा क्या बनेगा, CONH3 होल 5 SO4। एक नेगेटिव आयन अंदर होना चाहिए और एक बाहर, Br को मैंने बाहर कर दिया। तो ये एक इस तरह से शो कर सकते हैं। तो ये बस यही आना पेपर में, राइट द नेम ऑफ आयोनाइजेशन आइसोमर ऑफ दिस कंपाउंड। तो क्या करेंगे, बस एक नेगेटिव आयन बाहर था उसको अंदर कर देंगे, दूसरे को बाहर कर देंगे। ऑब्जेक्टिव में आएगा तो यही पहचान होगी, एक नेगेटिव आयन अंदर होगा, एक नेगेटिव आयन बाहर होगा, दोनों डिफरेंट, तो वो आयनाइजेशन आइसोमर शो करेगा। तो क्या कर देगा, आयनाइजेशन आइसोमर। उसमें एक्सेप्शंस होती है, वो हमें नहीं पढ़ना है इतना, तो ये ऐसे करना है। अब एक टेस्ट ट्यूब में अब इन दोनों को डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, हाउ दीज टू आइसोमर्स कैन बी डिफरेंशिएटेड।
इनको डिस्टिंग्विश करने का तरीका क्या है, हाउ दीज टू आइसोमर्स कैन बी डिफरेंशिएटेड। तो ये एक तो है इसके लिए कंडक्टेंस मेथड, कंडक्टिविटी के थ्रू हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं बाय देयर कंडक्टिविटी, इससे पता लगा सकते हैं। दूसरा बाय क्वालिटेटिव एनालिसिस, ये भी इतना ज़्यादा करना नहीं है, जितना मैंने ऊपर बताया उतना ही सफिशिएंट है, बाय क्वालिटेटिव एनालिसिस, क्वालिटेटिव एनालिसिस के थ्रू। तो कनेक्टिविटी जो है जिस पे ज़्यादा, जैसे 2 आयन ये भी देगा सॉल्यूशन के अंदर, ये भी 2 आयन देगा, 10 2 प्लस प्लस 2 माइनस, ये 2 ही आयन देगा, ये भी 2 आयन देगा, 10 प्लस प्लस एन माइनस। जब टूटेंगे दोनों तो कितने आयन देंगे सॉल्यूशन में, ये टूटेगा तो क्या दे देगा, CONH3 होल 5 Br चार्ज 2 प्लस प्लस सल्फेट आयन, ये दे देगा। और ये भी टूटेगा तो प्लस और Br माइनस, Br पे माइनस है इसलिए इस पे प्लस ही आएगा। 2 आयन ये दे रहा है, 2 आयन ये दे रहा है, जिसपे चार्ज ज़्यादा उसकी कनेक्टिविटी ज़्यादा, जिसपे चार्ज ज़्यादा, लैटिस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज भी होती है, तो कनेक्टिविटी भी चार्ज पे डिपेंड करती है। चार्ज ज़्यादा तो अगर आयन सेम है तो चार्ज देख लेंगे, चार्ज ज़्यादा तो कनेक्टिविटी ज़्यादा। तो इस तरह से हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं दोनों आइसोमर्स को। और दूसरा तरीका बाय क्वालिटेटिव एनालिसिस, बाय क्वालिटेटिव एनालिसिस से कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, बाय क्वालिटेटिव एनालिसिस। तो सल्फेट आयंस के लिए टेस्ट हमने पढ़ा हुआ 11th क्लास में, सल्फेट आयंस के लिए टेस्ट, सल्फेट आयंस के लिए और ये हेलोजेंस के लिए। सल्फेट आयंस के लिए टेस्ट क्या होगा, मैंने इसके अंदर डाल दिया, ये होल 5 है, मैंने इसमें डाला BaCl2, दोनों टेस्ट ट्यूब में, एक टेस्ट ट्यूब में ये है, एक टेस्ट ट्यूब में ये वाला है। तो मुझे कैसे पता कि इस टेस्ट ट्यूब में क्या है, दोनों टेस्ट ट्यूब में मैंने डाल दिया BaSO4 BaCl2, दोनों टेस्ट ट्यूब में BaCl2 डाल दिया। जिस टेस्ट ट्यूब में व्हाइट प्रेसिपिटेट आ जाएगा उस टेस्ट ट्यूब में सल्फेट आयन बाहर है। सल्फेट आयन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है। BaSO4 का व्हाइट PPT आ गया जिस टेस्ट ट्यूब में, इसका BaSO4 का व्हाइट PPT आ गया जिस टेस्ट ट्यूब के अंदर, उसके अंदर क्या बाहर होगा, सल्फेट आयंस बाहर होंगे, उसके अंदर सल्फेट आयंस बाहर होंगे, और इसमें कोई व्हाइट PPT नहीं आएगा, इसमें कोई व्हाइट PPT नहीं आएगा, तो ये पता लग जाएगा। दूसरा टेस्ट है क्या है, दोनों टेस्ट ट्यूब में अगर मैं सिल्वर नाइट्रेट डाल दूँ, सिल्वर नाइट्रेट किसके लिए होता है, हेलोजेंस के लिए, इसमें भी डाल दिया सिल्वर नाइट्रेट, इसमें भी डाल दिया सिल्वर नाइट्रेट अलग से लेके दोबारा, तो इसमें जो है प्रेसिपिटेट नहीं आएगा, और इसमें डालेंगे तो AgPr का लाइट येलो प्रेसिपिटेट आ जाएगा। जिसमें हेलोजन बाहर है, वो सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट दे देगा, जिसमें BaCl2 बाहर है उसमें बेरियम सल्फेट टेस्ट आ जाएगा, और लाइट येलो PPT, लाइट येलो प्रेसिपिटेट। AgCl होता तो व्हाइट प्रेसिपिटेट, AgBr तो लाइट येलो, AgI तो येलो, सही ना, इस तरह से आएगा आंसर। और इसकी कनेक्टिविटी हम बोलते हैं कि इट्स कनेक्टिविटी सिमिलर टू MgSO4 एंड इट्स कनेक्टिविटी सिमिलर टू NaBr। तो इस तरह से 1:1 टाइप के इलेक्ट्रोलाइट में काउंट कर सकते हैं इसको, सही ना, 1:1 टाइप के इलेक्ट्रोलाइट, उसको 2:2 टाइप के इलेक्ट्रोलाइट में। तो ये था, दिस वॉज आयनाइजेशन आइसोमेर। बहुत सिंपल तरीके से बताया है, इसको ढंग से करना है, 2 तरीके से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। मेन हमें आएगा क्वेश्चन बोर्ड में जो आना है वो बहुत सिंपल क्वेश्चन आना है। क्वेश्चन क्या आएगा कि राइट द नेम ऑफ आयोनाइजेशन आइसोमर दिस कंपाउंड। इस 1 नंबर के क्वेश्चन में 2 चीज़ें कवर होंगी, आइसोमेरिज्म भी कवर हो गया और नेमिंग भी कवर हो गई, इसलिए क्वेश्चन आजकल ऐसे आ रहे हैं। तो नेक्स्ट नोट करना है इसमें, ये था आयनाइजेशन आइसोमरिज्म। नेक्स्ट हम नोट करेंगे इसमें हाइड्रेट या सॉल्वेट आइसोमरिज्म, हाइड्रेट या सॉल्वेट आइसोमरिज्म। नाउ हाइड्रेट और सॉल्वेट, हाइड्रेट और सॉल्वेट आइसोमरिज्म, इसमें क्या नाम से इसके भी पता लग रहा है कि हाइड्रेट कब यूज होता है, हाइड्रेट वर्ड कब यूज होता है, ये हमने 11th क्लास में अगर हाइड्रोजन चैप्टर पढ़ा तो उसके अंदर पढ़ रखा है। हाइड्रेट वर्ड कब यूज होता है, जब जैसे कोऑर्डिनेटेड वाटर हो या इंटरस्टिशियल वाटर हो, कोऑर्डिनेटेड वाटर हो, इंटरस्टिशियल वाटर हो, या फिर हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर हो। कोऑर्डिनेटेड वाटर, इंटरस्टिशियल वाटर, या फिर हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर। बस कोऑर्डिनेटेड वाटर है तो अंदर की तरफ होगा वाटर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर की तरफ होगा वाटर इस फॉर्म में। और इंटरस्टिशियल है या हाइड्रोजन बॉन्डेड है तो बाहर की तरफ, इंटरस्टिशियल है या हाइड्रोजन बॉन्डेड है तो बाहर की तरफ, यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे कोई भी एनायन आएगा, यहाँ कोई एनायन आएगा तो बाहर, एनायन जरूर आना चाहिए, एनायन नहीं है तो फिर ये आइसोलेट नहीं होगी। तो इस तरह से इसमें जो कोऑर्डिनेटेड वाटर होगा वो अंदर की तरफ, कोऑर्डिनेटेड वाटर अंदर की तरफ होगा, इंटरस्टिशियल वाटर या हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर ये बाहर की तरफ होगा कोऑर्डिनेशन स्फीयर के। तो ये तो वैसे ही मैंने बता दिया। अदरवाइज हमें क्या करना है,
हाइड्रेट और सॉल्वेट आइसोमरेज, हाइड्रेट और सॉल्वेट आइसोमरेज में क्या होगा, जिसमें वाटर तो जरूर होगा बट नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट एज लिगेंड्स आर डिफरेंट। नंबर ऑफ वाटर, ध्यान सुन लेंगे, लिख लेंगे एक बार, हाइड्रेट और सॉल्वेट आइसोमरेज, हाइड्रेट और सॉल्वेट आइसोमरेज, compounds having same chemical composition, clear, compounds having same chemical composition but number of water molecules, present as ligands are different, clear, number of water molecules present as ligands are different, उसे क्या बोलेंगे, हाइड्रेट और सॉल्वेट आइसोमरेज, क्या बोलेंगे इसको, हाइड्रेट और सॉल्वेट आइसोमरेज। तो इसमें ध्यान रखेंगे। अब एग्जांपल, एक एग्जांपल इंपॉर्टेंट है इसकी, जैसे मैंने बोला CrH2O होल 6Cl3, यही कॉमन एग्जांपल है जो पेपर में दी जाती है। इसके हाइड्रेट आइसोमर्स बनाने हैं, क्लियर, इसके हाइड्रेट आइसोमर्स बनाने हैं, तो हम क्या करेंगे, CrH2O होल 5Cl, Cl2.H2, एक Cl अंदर किया, H2O बाहर किया। नेक्स्ट आइसोमर CrH2O होल 4Cl2, Cl.2H2O, CrH2 होल थ्राइस Cl3.3H2, तो ये दे दिया। तो ये ऑब्जेक्टिव में कैसा आएगा, ये आइसोमर्स बन गए चार, इसके चार बन गए। इसमें से आउट ऑफ द 4 आइसोमर्स विच द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल, आउट ऑफ द 4 हाइड्रेट आइसोमर्स विच इज नॉट पॉसिबल, कौन सा इसमें से पॉसिबल नहीं है। तो नेचुरल सी बात है, जिसमें एनायन नहीं होगा, इसमें एनायन नहीं है कोई भी, .3H2 है ना, इसमें कोई एनायन है ही नहीं, दिस इज नॉट पॉसिबल, क्लियर, दिस इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स कहाँ आते हैं, कैटायन एनायन के बीच में जो स्पेस होगा, एक्चुअली जो एनायंस के बीच में खाली जगह होती है, जैसे ये एनायन ऐसे, तो ये आयन डाइपोल फोर्सेस के थ्रू वाटर मॉलिक्यूल यहाँ बीच में फंस जाता है, आयन डाइपोल फोर्सेस के थ्रू वाटर यहाँ पे बीच में फंस जाएगा, सही है। तो कैटायन एनायन होने जरूरी है, कैटायन एनायन होने जरूरी है, तो जाके ये होगी। इसमें तो कोई एनायन है ही नहीं, Cl माइनस आएगा ना इसमें, ये टूटेगा प्लस Cl माइनस, ये टूटेगा 2 प्लस 2Cl माइनस, ये टूटेगा 3 प्लस 3Cl माइनस, समझिए कि नहीं। वाटर मॉलिक्यूल जरूर दिखना है, वाटर मॉलिक्यूल देखते ही ये वाली आइसोमरेज आ जाएगी, वाटर मॉलिक्यूल देखते ही आइसोमरेज आ जाएगी, लेकिन कैटायन एनायन जरूर होना चाहिए। तो 3 हाइड्रेट आइसोमर्स है इस कंपाउंड के, इस कंपाउंड के 3 हाइड्रेट आइसोमर्स होंगे। तो इनको हम डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं, इनको हाइड्रेट आइसोमर्स को, तो इसमें हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। इसमें अगर जैसे मैं इसमें एक तो बाय अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड, अगर मैं इसमें AgNO3 डालता हूँ, इसमें भी AgNO3 डाल रहा हूँ, इसमें भी AgNO3, तो इसमें कितने मोल्स आएगा, 3AgCl आ जाएगा, 3Cl नेगेटिव बाहर है, 3Cl नेगेटिव है ये, इसमें 2 मोल AgCl आ जाएगा, इसमें 1 AgCl आ जाएगा। तो दीज 3 आइसोमर्स कैन बी डिफरेंशिएटेड बाय द अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेटेड फॉर्म, बाय द अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेट फॉर्म, बाय द अमाउंट ऑफ, इसमें 3 मोल AgCl बना, इसमें 2 मोल AgCl बना, इसमें 1 मोल AgCl बना, जिसमें 1 मोल AgCl बनेगा उसमें 1 Cl बाहर है, जिसमें 2 मोल AgCl बनेगा उसमें 2 मोल Cl बाहर है, ऐसे इसमें, है ना, बाय द अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेट फॉर्म। और दूसरा, अगर मैं तीनों को ट्रीट कर दूं कंसंट्रेटेड H2SO4 से, तीनों को ट्रीट करूं कंसंट्रेटेड H2SO4 से, तो जो वाटर मॉलिक्यूल अंदर है वो तो अंदर ही रहेगा, वो तो बाहर निकल नहीं सकता, अंदर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर वाला पार्ट बहुत स्टेबल होता है। तो जो वाटर मॉलिक्यूल बाहर है, जैसे ये बाहर है, तो इसको, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट है जो पानी को एब्जॉर्ब करता है, बहुत स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। तो इसमें 1 मोल के अंदर 18 ग्राम पानी लॉस्ट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 18 ग्राम यानी 1 मोल वाटर को ये एब्जॉर्ब कर लेगा। इसमें 1 मोल के अंदर 36 ग्राम 36 ग्राम है ना, ये 2 मोल वाटर ये इसको खत्म कर देगा, ये इसको पी जाएगा एक तरह से, कंसंट्रेटेड H2O, ये इसको एब्जॉर्ब कर लेगा। इसमें कोई वाटर का लॉस नहीं होगा, इसमें कोई वाटर का लॉस नहीं होगा। तो इस तरह से हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं इन तीनों को, बाय अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेट फॉर्म, बाय अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेट फॉर्म, दूसरा बाय कंसंट्रेटेड H2SO4, बाय कंसंट्रेटेड H2SO4, वो जो क्या करेगा, वाटर मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब करेगा, क्लियर, वो वाटर मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो इससे भी हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो बाकी इसके अंदर इसकी कंडक्टिविटी होगी AlCl3 के सेम, AlCl3 की तरह होगी, इसकी MgCl2 की तरह होगी, इसकी NaCl की तरह होगी कंडक्टिविटी, ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी ऐसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं कंडक्टिविटी के बेसिस पे। या फिर वेंटो फैक्टर निकालें, तो वेंटो फैक्टर इसका कितना आएगा, 4 आएगा, 4 आयंस मिलेंगे, ये टूटेगा 3 प्लस 3Cl नेगेटिव, 4 आयंस, इसमें 2 प्लस 2Cl नेगेटिव 3 आयंस, इसमें प्लस Cl नेगेटिव 2 आयंस, ऐसे भी कर सकते हैं। ये सॉल्यूशन चैप्टर के अंदर है, तो इसलिए थोड़ा सा दिक्कत आएगी इसको पढ़ने में भी। तो डिफरेंशिएट वाला पार्ट नहीं, सिर्फ आएगा आइसोमर,
पहचानना, ठीक है, सिर्फ आइसोमर्स, इसके आइसोमर्स कौन से बनेंगे ये आएगा। नेक्स्ट है लिंकेज आइसोमर्स। लिंकेज आइसोमर्स, लिंकेज आइसोमर्स, लिंकेज आइसोमर्स क्या है, क्लियर, लिंकेज आइसोमर्स। तो ये क्या है, ध्यान देंगे, इसके नाम से भी पता लग रहा है कि ऐसे कंपाउंड जिनका सेम केमिकल कंपोजिशन होगा लेकिन इसके अंदर क्या होंगे, एम्बीडेंटेड लिगेंड्स, एम्बीडेंट कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट दे हैव एम्बीडेंटेड लिगेंड, दैट इज साइड थ्रू विच लिगेंड इज लिंक्ड टू द सेंट्रल मेटल आयन इज डिफरेंट। जैसे मैं एग्जांपल लूंगा उससे ज़्यादा क्लियर होगा, उससे क्लियर होगा। कंपाउंड्स हैविंग आइसोमर्स दे हैव एम्बीडेंटेड लिगेंड्स। एम्बीडेंटेड लिगेंड्स क्या थे, एम्बीडेंटेड लिगेंड्स से एनायनिक लिगेंड्स विच हैव मोर देन वन कोऑर्डिनेटिंग साइट, एनायनिक लिगेंड्स विच हैव मोर देन वन कोऑर्डिनेटिंग साइट। मैं एग्जांपल लूंगा उससे ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे मैंने लिया CONH3 होल 5, CONH3 होल 5 से SCN। क्वेश्चन भी इसका इस टाइप से ही आना है। क्वेश्चन आएगा इसका कि राइट द नेम ऑफ लिंकेज आइसोमर ऑफ दिस कंपाउंड, राइट द नेम ऑफ लिंकेज आइसोमर ऑफ दिस कंपाउंड। तो हमें बस ध्यान रखना ये बोर्ड लेवल के लिए इतना सफिशिएंट है, अदरवाइज बहुत सारे लिंकेज आइसोमर्स हैं, मैंने अपने एडवांस लेक्चर में लिए हुए हैं। SCN है तो NCS कर देना, इसमें S से लिंकेज, इसमें N से लिंकेज। NO2 है तो ONO कर देना, इसमें N से लिंकेज, इससे O से लिंकेज। CN है, C से लिंकेज, N से लिंकेज। नाम मैंने इसके बता रखे हैं, इसका नाम थायोसाइनेटो S, इसका थायोसाइनेटो N, इसमें इसमें नाइट्रीटो N, इसमें नाइट्रीटो O से लिंकेज है, इसमें साइनिडो C, साइनिडो N। या सिंपल इसका नाम दूसरा क्या है, थायोसाइनेटो आइसोथायोसाइनेटो, नाइट्रीटो, इसका नाइट्रीटो, नाइट्रीटो, साइनिडो आइसोसाइनिडो। तो ये तीन दिखते ही, इनमें से ये दिख जाए, कोई भी दिख जाए, मीन्स लिंकेज आइसोमर में। तो क्वेश्चन क्या आएगा, राइट द नेम ऑफ लिंकेज आइसोमर ऑफ दिस कंपाउंड। तो इसका लिंकेज आइसोमर बनाना है तो SCN का क्या कर देंगे, NCS, SCN का क्या कर देंगे, NCS। बस ये करना है, इसमें यही क्वेश्चन आता है इस टाइप से। SCN का क्या कर देंगे, NCS, 2+4 सेम रहेगा। तो इसका नाम क्या था, ऊपर वाले का नाम क्या है, पेंटाअमीन थायोसाइनेटो S, पेंटाअमीन थायोसाइनेटो S कोबाल्ट थर्ड आयन, कोबाल्ट थर्ड आयन। इसका नाम क्या होगा, पेंटाअमीन, इसका नाम लिखना है जो 1 मार्क में क्वेश्चन आएगा। पेंटाअमीन आइसोथायोसाइनेटो बोल दो उसको, या थायोसाइनेटो N, थायोसाइनेटो N, पेंटाअमीन थायोसाइनेटो N कोबाल्ट थर्ड आयन। लिंकेज इसमें ऊपर वाले कंपाउंड में लिंकेज कैसे थी, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है तो इसमें NH3 दिखाएंगे 5, NH3 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 SCN 2+, SCN 2+, ये नाम है। और इसका उल्टा क्या कर देंगे, SCN का क्या कर देंगे, NCS। ये तो हमारा ये वाला स्ट्रक्चर है, अगर इसका बनाना है, इसका स्ट्रक्चर बनाना है तो क्या कर देंगे, इसको SCN को उठा के NCS कर देंगे, इसमें S से लिंकेज है, SCN को उठा के NCS लिख देंगे। NO2 होता तो ONO, CN होता तो NC। इस तरह से ये तीन बस सफिशिएंट इतने, ये तीन करने हैं। ऐसे कंपाउंड्स आइसोमर्स हैविंग एम्बीडेंटेड लिगेंड्स, एम्बीडेंटेड लिगेंड दैट इज मोनोडेंटेड लिगेंड्स विद, मोनोडेंटेड होते हैं ज़्यादातर, ये कई केसेस में बाइडेंटेड भी होते हैं, दैट इज एनायनिक लिगेंड्स हैविंग मोर देन वन कोऑर्डिनेटिंग साइट, एनायनिक लिगेंड्स हैविंग मोर देन वन कोऑर्डिनेटिंग साइट। जैसे साइड SCN के पास S के थ्रू भी लिंक हो सकता है, N के थ्रू भी, लेकिन लिंक किसके थ्रू करेगा, थायोसाइनेटो S है तो S के थ्रू, थायोसाइनेटो N है तो N के थ्रू। तो तीनों एग्जाम्पल मैंने बता दिए इसकी, किसी भी तरह से क्वेश्चन आ सकता है इसका। नेक्स्ट आएगा कोऑर्डिनेशन आइसोमरेज, फोर्थ कोऑर्डिनेशन आइसोमरेज। कोऑर्डिनेशन आइसोमरेज, कोऑर्डिनेशन आइसोमरेज, इसकी तो पहचान ही बहुत सिंपल है। अगर कैटायन एनायन दोनों कॉम्प्लेक्स हैं तो कोऑर्डिनेशन आइसोमरेज, कैटायन एनायन दोनों कॉम्प्लेक्स हैं तो कोऑर्डिनेशन आइसोमरेज, क्लियर। आइसोमर्स इन विच कैटायन एंड एनायन बोथ एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स, बोथ एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स। जैसे CuNH3 होल 4 PdCl4, बोलेगा इसके आइसोमर्स बनाओ, इसके आइसोमर्स बनाओ। तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, इस पेपर में तो एग्जांपल ही आना एक ही, अदरवाइज बहुत सारे आइसोमर्स बनते हैं इसके। CuNH3 होल थ्राइस, हमने एक NH3 को यहाँ भेजा, Cl को यहाँ, NH3 यहाँ पे, Cl यहाँ पे, बस ये इंटरचेंज करना है।
CuNH3 होल थ्राइस Cl, PdCl3NH3, ऐसे ही और बन जाएंगे। दे आर फाउंड आइदर बाय पार्शियल एक्सचेंज ऑफ लिगेंड्स और बाय कंप्लीट एक्सचेंज ऑफ लिगेंड्स। या तो एक एक करके लिगेंड भेज दें या इकट्ठा भी भेज सकते हैं। जैसे मैं ये भी इसका आइसोमर आंसता हूँ, CuCl4 PdNH3 होल 4। दे आर फॉर्म, ये तीनों आइसोमर्स हैं, 1 2 3 और भी बन सकते हैं इसके। दे आर फॉर्म आइदर बाय कंप्लीट एक्सचेंज ऑफ लिगेंड्स और बाय पार्शियल एक्सचेंज ऑफ लिगेंड्स। तो ये क्या था, कोऑर्डिनेशन आइसोमर। इसकी पहचान क्या है, कैटायन भी कॉम्प्लेक्स, एनायन भी कॉम्प्लेक्स। कैटायन भी कॉम्प्लेक्स, एनायन भी, दोनों दो कोऑर्डिनेशन स्फीयर होंगे इसके अंदर। कैटायन भी कॉम्प्लेक्स होगा, एनायन भी कॉम्प्लेक्स होगा। तो ये हमारा कोऑर्डिनेशन आइसोमर है। क्लियर, दिस इज कोऑर्डिनेशन आइसोमर। तीन और हैं जो अभी मैं डिस्कस नहीं कर रहा, वो बोर्ड लेवल पे नहीं है। कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमर, लिगेंड आइसोमर, पॉलीमराइजेशन आइसोमर, वो नहीं, बोर्ड के सिलेबस पे नहीं है। नेक्स्ट नोट करेंगे स्टीरियो आइसोमर। स्टीरियो आइसोमर थोड़ा बहुत डिस्कस करते हैं इसको भी। स्टीरियो आइसोमर मैंने बता दिया, इसके अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होता है, ऑप्टिकल आइसोमर्स होता है। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स क्या होते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स क्या होते हैं, ऐसे आइसोमर्स कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट देयर इज डिफरेंस इन पोजीशन ऑफ लिगेंड। मैंने लास्ट टाइम बताया भी है, पीछे स्टार्टिंग में बताया था। बट देयर इज डिफरेंस इन पोजीशन ऑफ लिगेंड बट हैविंग डिफरेंट पोजीशन ऑफ लिगेंड्स। और ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या होते हैं, ऐसे आइसोमर्स जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को डिफरेंट डायरेक्शन में रोटेट करेंगे। अगर एक क्लॉकवाइज में कर रहा है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज में करेगा, एक क्लॉकवाइज में कर रहा है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज में करेगा। दे शुड नॉट हैव कंडीशन इसकी बहुत इंपॉर्टेंट, दे शुड नॉट हैव, जो ऑप्टिकल आइसोमर्स है, शुड नॉट हैव प्लेन ऑफ सिमेट्री, POS, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए उसका। जैसे मैं एक एग्जांपल ऑर्गेनिक का ले लेता हूँ, अगर समझ आ जाए तो ये COOH HOH, टार्टेरिक एसिड का एग्जांपल है, मीजोफोम, HOH COH। तो इस कंपाउंड का प्लेन ऑफ सिमेट्री है बीच से अगर मैं इसको कट कर दूं तो इधर H के सामने H आ रहा है, H के सामने H आ गया, मिरर में जा रहा है एग्जैक्ट, OH के सामने OH आ रहा है और COH के सामने COH। तो इसके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री है, इसलिए ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। ये क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। दिस विल नॉट बी ऑप्टिकली एक्टिव। क्लियर, इट विल बी ऑप्टिकली इनएक्टिव, ये इनएक्टिव होगा। तो ये इस तरह से पढ़ सकते हैं इसको, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, और इनके पास नहीं होना चाहिए तभी ऑप्टिकली एक्टिव होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ऑप्टिकल आइसोमर्स, दे ऑप्टिकल आइसोमर्स रोटेट प्लेन पोलराइज्ड लाइट इन डिफरेंट डायरेक्शन, आइदर इन द क्लॉकवाइज और इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इनकी कंडीशन एक ही है। और जो ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं वो एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं। वो क्या होते हैं, एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं, बस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को की तरफ डिफरेंटली बिहेव करते हैं। और दूसरा, इनके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो फिर वो ऑप्टिकल आइसोमर्स ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होंगे, वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे। तो अभी हम स्टडी कर रहे हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इज पॉसिबल ओनली इन कोऑर्डिनेशन नंबर 4 एंड कोऑर्डिनेशन नंबर 6। तो ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में पॉसिबल है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 अगर है स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस, ये इसके अंदर पॉसिबल है। कैसे, जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ उसके अंदर। सपोज मैंने लिया पहला एग्जांपल Ma2B2, इस टाइप का Ma2B2, बेस्ट एग्जांपल है इसका ये PtNH3 होल ट्वाइस Cl2, ये लिया एग्जांपल। इसको मैं दो तरीके से शो कर सकता हूँ। इसमें दो आइसोमर्स होते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में दो आइसोमर्स होते हैं, सिस और ट्रांस। सबने सुना होगा इसके बारे में, सिस और ट्रांस। सिस क्या है, अगर आइडेंटिकल ग्रुप सेम साइड पे है, आइडेंटिकल ग्रुप्स ऑन सेम साइड तो सिस आइसोमर। और अगर आइडेंटिकल ग्रुप्स ऑन ऑपोजिट साइड है, आइडेंटिकल ग्रुप्स ऑन ऑपोजिट साइड, then it is trans isomer. Identical groups on same side cis isomer, identical groups on opposite side then trans isomer. तो ये ध्यान रखना इसके अंदर। नाउ अब यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने एग्जांपल लिया PtNH3 होल ट्वाइस Cl2, PtNH3 होल ट्वाइस Cl2। तो इसमें क्या होगा, इसमें आइडेंटिकल ग्रुप्स अगर सेम साइड पे हैं, सेम साइड पे हैं, बस चेक करेंगे इसका एंगल अगर 90 डिग्री होता है सिस होता है। जैसे NH3 Cl, तो ये दोनों सेम साइड है, ये दोनों सेम साइड है, ये दोनों आइडेंटिकल ग्रुप सेम साइड है। कोई भी एक सेम साइड होता तो भी हम सिस बोलते हैं। तो दिस इज सिस आइसोमर। और इसका पूरा नाम बहुत इंपॉर्टेंट ये है, मैं 2-3 बार यूज कर चुका हूँ, सिस प्लेटिन, एंटी कैंसर एजेंट होता है।
एंटी कैंसर एजेंट। दूसरा ट्रांसप्लेटिन है, एक आइसोमर बहुत इफेक्टिव, दूसरा आइसोमर नहीं इफेक्टिव। ट्रांसप्लेटिन, ट्रांस यानी ऑपोजिट में आ जाएंगे आइडेंटिकल ग्रुप्स, NH3 NH3 Cl Cl, ये ट्रांस हो जाएगा। तो सिस और ये ट्रांस, ट्रांसप्लेटिन ये इफेक्टिव नहीं है इतना। जो आइडेंटिकल ग्रुप्स हैं वो अपोजिट साइड पे हैं, मेटल को क्रॉस करना, एक लिगेंड से जाने के लिए दूसरे पर मेटल को क्रॉस करना पड़ता है तो ट्रांस बनता है, सही ना, ट्रांस बन जाएगा इसमें। तो ये सिस्प्लेटिन ट्रांसप्लेटिन। दूसरा एग्जांपल लिया मैंने, सपोज इसी के अंदर कर दिया ClBr कर दिया, यहाँ पे Ma2Bc कर दिया, थोड़ा सा बढ़ा के लिख देते हैं इसको, इसी में समझ आ जाएगा, कोई टफ नहीं है। BC, तो इसमें क्या आएगा, अब जैसे ClBr कर दिया तो अभी भी CC है, इधर Br कर दे, कहीं भी एक Br कर देंगे, अभी भी ये ट्रांस है, बस ये प्लेटिन नाम नहीं आएगा, नाम चेंज हो जाएगा, सही ना। तो ये भी सिस फॉर्म होगा, जो क्योंकि आइडेंटिकल ग्रुप सेम साइड है, इसमें आइडेंटिकल ग्रुप्स क्या है, ऑपोजिट साइड है, सही ना, आइडेंटिकल ग्रुप्स चेक करना है, ये दोनों ऑपोजिट साइड है तो ट्रांस, सिस ये ट्रांस। तो Ma2Bc अगर ये स्क्वायर प्लेनर है तो शो करेगा, अगर ये स्क्वायर प्लेनर है तो शो कर सकता है ऑप्टिकल आइसोमर। तो एग्जांपल ले लिया हमने। अब इसके अलावा नेक्स्ट एग्जांपल इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 4 में, नेक्स्ट जैसे मैंने लिया एग्जांपल Ma2Bc ले लिया, Ma2B2 ले लिया। अब मैंने लिया एग्जांपल जैसे अगर Ma3B, Ma4, विल दे शो ऑप्टिकल आइसोमर्स और नॉट, तो ये शो नहीं करेंगे, रीजन चेक कर सकते हैं इसमें। Ma3B कैसे भी दिखा दो इसमें, तो इसमें A के सामने A, ये सेम साइड, ये A क्या है, अपोजिट साइड, डिस्टेंस क्या हो गया, डिफरेंट हो गया, डिस्टेंस क्या हो गया, डिफरेंट हो गया, तो इसलिए दिस विल नॉट शो, क्लियर, दिस विल नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमर्स, ये नहीं शो करेगा। Ma4 तो करेगा ही नहीं, इसमें तो सारे डिस्टेंस ही सेम रहेंगे, दिस विल नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमर्स, और ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो नहीं करेंगे, ना तो Ma3B ना Ma4, दे विल नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं, NCERT में दे रखा है इसलिए ले लेते हैं इसको, MABCD ये शो करता है ऑप्टिकल आइसोमर, ज्योमेट्रिकल आइसोमर, सॉरी ज्योमेट्रिकल आइसोमर। तो इसमें ये स्पेशल केस है, इसमें अकेला आइसोमर जिसमें 3 आइसोमर बनेंगे, अकेला ज्योमेट्रिकल आइसोमर, बस ट्रांसपोजिशन में चेंज करते रहेंगे, इसी भी चेंज करते हैं सिर्फ MABCD, बाकी आइसोमर सब सेम बनेंगे। MACBD दूसरा आइसोमर, ट्रांसपोजिशन में चेंज करके निकालेंगे आंसर, MA फिर क्या आ जाएगा D और BC, तो ये 3 आइसोमर बनते हैं, ये ध्यान, इंपॉर्टेंट केस है। MABCD इसके 3 आइसोमर बनेंगे, 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है इसके अंदर से। नेक्स्ट नोट करेंगे आगे, ट्रांसपोजिशन में चेंज करते रहेंगे बस, तो उससे आंसर आ जाएगा MABCD। अगर ये स्क्वायर प्लेनर है तो उसके 3 आइसोमर्स बनेंगे, इसके 3 आइसोमर्स बनेंगे, सही ना। तो नेक्स्ट नोट करना है इसके अंदर। अब जैसे अगर मैंने दे दिया, सपोज यही दे दिया मैंने, ये अगर टेट्राहेड्रल है, वाइट टेट्राहेड्रल कम्प्लेक्स, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, वाइट टेट्राहेड्रल कम्प्लेक्सेस do not show ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई भी एग्जांपल ले लिया मैंने इसमें, जैसे MABCD ले लेते हैं, या Ma2B2C2 ले लेते हैं, A2B2 दो लिगेंड्स हैं सेम, A B, तो इनमें पोजीशन ऑफ लिगेंड्स, अगर मैं इस A को उठाकर यहाँ रख दूँ तब भी तो क्या रहेगा, सेम ही रहेगा इसका डिस्टेंस, तो कोई चेंज थोड़ी आएगा, क्योंकि ये सारे एंगल क्या है 109 डिग्री 28 मिनट्स के, डिस्टेंस भी सारे क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, तो इसलिए इट विल नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। एक वर्ड में क्या रखेंगे, बिकॉज रिलेटिव पोजीशन ऑफ लिगेंड्स इज सेम विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, ये आंसर लिख के आना 1 मार्क में, बिकॉज रिलेटिव पोजीशन ऑफ लिगेंड्स is same with respect to each other, ये 1 मार्क का आंसर लेके आना है। इसलिए अगर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, अगर क्या है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, देन इट विल नॉट शो
ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है 1 मार्क में। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस विल नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। तो ये अभी तक हमने लिया था एग्जांपल्स किसके, मोनोडेंटेड लिगेंड्स के। अब एक बार ले लेते हैं बाइडेंटेड लिगेंड। बाइडेंटेड लिगेंड, बाइडेंटेड में ले लिया, सपोज मैंने एम, बाइडेंटेड लिगेंड को ऐसे शो करते हैं ए ए, यानी ये सिमेट्रिकल बाइडेंटेड है। ए ए ब्रैकेट में होगा ए ए, सिमेट्रिकल बाइडेंटेड। जैसे एग्जांपल ई एन CH2 NH2 होल ट्वाइस, CH2 NH2 इधर से भी एन डोनेट कर रहा है, इधर से भी एन डोनेट कर रहा है, तो ये सिमेट्रिकल बाइडेंटेड। ठीक है ना, सिमेट्रिकल बाइडेंटेड। ऑक्सिलेट आयन क्या है, सिमेट्रिकल बाइडेंटेड। ओ डोनेट कर रहा है, ओ डोनेट कर रहा है, सिमेट्रिकल बाइडेंटेड। ये बताया हुआ मैंने बहुत सारे पहले। तो ये क्या है, सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड। तो अगर सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड है तो क्या ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होगी। जैसे मैंने लिया एग्जांपल MAA होल ट्वाइस, तो कोई भी एग्जांपल ले लें, CO से OX होल ट्वाइस, तो शो करेगा कि नहीं है। तो CO लिया, इधर से भी O नेगेटिव, इधर से भी, यही था ना ऑक्सिलेट आयन, यही तो है ऑक्सिलेट आयन, OX पे चार्ज -2। तो यहाँ से भी ये डोनेट कर रहा है, यहाँ से भी। क्या इसमें कुछ दिख रहा है, सेम साइड ऑपोजिट साइड, सब डिस्टेंस वगैरह सब सिर्फ सेम है, तो इट विल नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। अगर सिमेट्रिकल बाइडेंटेड है तो शो नहीं करेगा कभी भी। सिमेट्रिकल बाइडेंटेड है तो कभी भी शो नहीं करेगा ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। सही ना, चाहे हमें एक OX हटा के कोई दूसरा भी लगा दे तब भी शो नहीं करेगा। सही ना, क्योंकि तो एक साइड तो दोनों सेम ही रहेंगे ना, फिर वो कभी शो ही नहीं करेगा ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। जैसे मैंने ले लिया सपोज ये COEN Cl2 ले लो या ClBr ही ले लो, तब भी शो नहीं करेगा। ClBr ये ले लिया, तो भी क्या होगा, एक साइड तो दोनों सेम ही है ना, कभी डिस्टेंस चेंज नहीं होगा, NN। और यहाँ पे क्या है, ClBr को मैं ऊपर नीचे भी कर दूँ, ClBr को ऊपर भी नीचे कर दूँ, तब भी n के रेस्पेक्ट में तो सेम ही रहेंगे ना वो। तो देयरफॉर दिस विल नॉट शो। अगर सिमेट्रिकल बाइडेंटेड आ गया तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं होगी। सिमेट्रिकल स्क्वायर प्लेनर के अंदर तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं होगी। ठीक है ना, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं होगी उस केस में। अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड है तो हो सकती है, अनसिमेट्रिकल अगर है तो हो सकती है। जैसे ले लिया मैंने PT GLY होल ट्वाइस, ये शो कर देगा। GLY क्या है, ग्लाइसिनेट आयन, ग्लाइसिनेट आयन, NH2CH2COO नेगेटिव। ठीक है ना, तो एक तरफ से एन डोनेट कर रहा है, एक तरफ से O नेगेटिव। तो इसमें ऐसे दिखा सकते हैं, 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड दिखा दिए, एक तरफ से N, एक तरफ से O नेगेटिव, एक तरफ से N, एक तरफ से O नेगेटिव। तो ये दिखा दिया सिस आइसोमर। और ट्रांस में बस एक ग्रुप को चेंज कर देंगे, इधर सेम रहने देते हैं और इधर से O नेगेटिव N, ये आ जाएगा। तो ये सिस और ये ट्रांस, एक सिस और एक ट्रांस, तो ये आ जाएगा इसमें। अगर अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड है, अगर अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड है तो शो कर देगा। तो ये थी हमारी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इन कोऑर्डिनेशन नंबर 4, टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल अगर पॉसिबल है तो। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के अंदर, ऑक्टाहेड्रल के अंदर, ऑक्टाहेड्रल। सही ना, इसमें भी अब M ये को ट्राई कर सकते हैं, MA5B एंड MA6 विल नॉट शो, दे विल नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। क्लियर, दे बोथ विल नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। तो इसमें भी क्योंकि डिस्टेंस एंगल सब सेम रहेंगे इसलिए शो नहीं करेंगे दोनों। अब लिया एग्जांपल मैंने सीधा MA4B2, MA4B2 ये शो करेगा कि नहीं, MA4B2। तो MA4B2 के अंदर ध्यान देना, कोऑर्डिनेट नंबर 6 है, ये ले लिया। तो इसको ऐसे A B B। तो जो आइडेंटिकल लिगेंड्स अगर हम उनको चेक करें सेम साइड है, वो है बिल्कुल सिस, ये सिस फॉर्म है। कैसे, A दोनों सेम साइड, A दोनों सेम साइड, B दोनों सेम साइड, तो ये सिस फॉर्म आ जाएगा। ऐसे ही अगर मैं इसको लिखूं, ऐसे लिख दूं A B A। आप देखेंगे अगर तो इसको चेक करना, ए रिलेशंस, ये दोनों ऑपोजिट साइड, ये दोनों आइडेंटिकल ऑपोजिट साइड, और B भी ऑपोजिट साइड है, तो ये ट्रांस, तो इस तरह से आ जाएगा, इस तरह से आ जाएगा। ये सेस और ये ट्रांस चेक कर लेंगे पर कैसे आया, सेस ट्रांस इसी का बनाने को आता है। क्लियर, इन्हीं का आएगा बनाने को, तो ये इसके ध्यान रखना। नेक्स्ट एग्जांपल लिया मैंने, जैसे इसमें एग्जांपल अगर मैं लिख देता हूँ ताकि आपको वो क्लियर हो जाए कि एग्जांपल क्या बन सकती है। जैसे ये ले लिया मैंने CrNH3 होल 4 Cl2,
सेम एग्जाम्पल सही ना, CrNH3 होल 4 Cl2 प्लस, तो ये आ जाएगा। अब इसी का मैं एग्जाम्पल लेता हूँ Ma4Bc, Ma4Bc, तो इसमें एग्जाम्पल लिया CrNH3 होल 4 ClBr चार्ज प्लस, तो ये इसमें आ जाएगा CrNH3 ClBr, ये आ गया सिस फॉर्म, सेम वैसे ही बनेगा बिल्कुल, NH3 और NH3 ClBr बस, ये आ गया सिस फॉर्म में। ये ट्रांस, दो ही आइसोमर बनेंगे सिस और ट्रांस, ये दोनों सेम साइड, ये दोनों सेम साइड, आइडेंटिकल ग्रुप्स, ClBr अपोज ClBr भी सेम साइड, यहाँ पे NH3 आइडेंटिकल ग्रुप्स ऑपोजिट और ऊपर नीचे, तो ये एक सिस और एक ट्रांस, तो Ma4B2 और Ma4BC ये दो शो कर दिए। नेक्स्ट नोट करेंगे आगे। नेक्स्ट आगे जैसे Ma3B3, सबसे इंपॉर्टेंट केस Ma3B3, इसमें स्पेशल वर्ड यूज करते हैं फेशियल, और मे भी मैंने बताया पीछे फेशियल और मेरिडाइनल, फेक और मार, इस तरह से यूज करेंगे FAC और MER। तो इसमें एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे जब भी ये आएगा Ma3B3 टाइप, हमेशा फेशियल मेरिडाइनल यूज करते हैं इसके, क्योंकि लीगेंड जो है वो एक फेस पे आएंगे, इसीलिए CrNH3 होल थ्राइस, NH3 Cl, और किसी भी एक को, तीनों एक फेस पे आ रहे हैं, तीनों इसमें क्या आ रहे हैं, एक फेस पे आ रहे हैं, किसी भी एक जगह से NH3 बस मैंने इन दोनों को इंटरचेंज कर दिया, Cl यहाँ कर दिया, NH3 यहाँ कर दिया, कोई भी एक इंटरचेंज कर दें, बस एक साथ नहीं होने चाहिए। अब जैसे ये तीनों एक, ये है फेशियल, एक फेस पे आ रहे हैं ऑक्टाहेड्रन के, और ये मेरिडाइनल, शॉर्ट में लिखते हैं FMER और FAC, फिर मेरिडाइनल पूरा स्पेलिंग बुक से भी चेक कर लेंगे, मेरिडाइनल, ये फेशियल मेरिडाइनल, ये एक फेस पे आ रहे हैं ना, ऑक्टाहेड्रन के एक फेस पे आ रहे हैं, तो इसे फेशियल बोलते हैं इसको। तीनों अगर एक साथ हैं तो फेशियल, और एक भी अलग कर दिया तो मेरिडाइनल हो जाएगा। तो फेशियल मेरिडाइनल, ये ध्यान रखना, Ma3B3 केस में ही यूज होंगे, Ma3B3 के केस में ही यूज होंगे, तो ये ध्यान रखना इसके अंदर। नेक्स्ट नोट करेंगे आगे, नेक्स्ट नोट करेंगे इसमें। नेक्स्ट आगे जैसे अगर इसमें, अब इसमें और जो केसेस हम डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, इसमें बहुत सारे केसेस बनते हैं Ma2BCD Ma3BCD इस तरह से, लेकिन वो सब डिस्कस नहीं करना है। अब नेक्स्ट आएगा इसके अंदर, जैसे अगर बाइडेंटेड लिगेंड आ गया, बाइडेंटेड लिगेंड, क्लियर, बाइडेंटेड लिगेंड, तो जैसे मैंने लिया एग्जांपल COEN होल ट्वाइस Cl2, बाइडेंटेड ले लिया लिगेंड, अगर मैंने COEN होल ट्वाइस Cl2, तो इसके आइसोमर्स क्या बन जाएंगे, COEN होल ट्वाइस, EN क्या है, सिमेट्रिकल बाइडेंटेड, तो इसके आइसोमर्स CO, ये क्या है, अगर मैं इसको टाइप बोलूँ तो MAA होल ट्वाइस B2, ये इस टाइप का, A क्या है, सिमेट्रिकल बाइडेंटेड, ये आ गया। और बाइडेंटेड लिगेंड हमेशा कहाँ पे आते हैं, हमेशा सिस पोजीशन पे, ये ध्यान रखना हमेशा, नहीं तो स्टेबल नहीं बनता। बाइडेंटेड लिगेंड ऑलवेज ऑन द सिस पोजीशन, तो ये आ गया EN, यहाँ पे EN क्या है, CH2NH2, ऐसे भी शो करते हैं, ऐसे भी EN यहाँ पे Cl, ये कौन सा आइसोमर होगा, ट्रांस, ये ट्रांस आइसोमर, सिस बनाना है, तो अब इसमें ये लिया EN, ये लिया EN और Cl, तो ये आ जाएगा सिस फॉर्म, ये ट्रांस, ये सिस। दूसरा भी तरीका है बनाने का इसका, मैंने बताया ना पहले, कि पहले बता रखा है, CH2NH2 इधर लिख दिया, CH2NH2 ये भी लिख सकते हैं, या फिर CH2NH2 ना लिख के NN भी लगा सकते हैं, NN और Cl, सही ना, कैसे भी लगा सकते हैं, दिस और दिस आर सेम, एक ही बात है, दो ही आइसोमर बनेंगे इसके, ट्रांस और एक्सेस, दो ही इसके ज्योमेट्रिक आइसोमर बनेंगे। अगर इसके मैं ClBr कर देता हूँ, नेक्स्ट एग्जांपल लिया मैंने, यहाँ कर दिया ClBr
यहाँ पे भी कर दिया और एक ही बात है, सी एल बी आर कर दिया, यहाँ पे बी सी कर दिया, बी और सी, तो ये आ गया यहाँ पे बी आर ट्रांस में सी एल बी आर, तो ये सब कुछ सेम है, बी आर सी एल को चेंज करेंगे एक ही बात रहेगी, तो ये सिस और एक ट्रांस सेम चीज़ है बिल्कुल, सी एल और बी आर, तो ये सिमेट्रिकल बाइडेंटेट के अंदर सिमेट्रिकल ऑपोजिट है ग्रुप्स, ई एन दोनों ऑपोजिट है तो ट्रांसफॉर्म। एक एग्जाम्पल और लेंगे इसकी, जैसे सी आर ई एन एन एस थ्री होल ट्वाइस सी एल टू, इसके आइसोमर बनाने हैं, इसके आइसोमर बनाने हैं, तो ई एन ले लिया यहाँ पे, एन एस थ्री दोनों सेम साइड, सी एल दोनों सेम साइड, तो ये सिस आइसोमर बन गया सिस, और दूसरा सी आर ई एन, एक बार एन एस थ्री के रेस्पेक्ट में ट्रांस और एक बार सी एल के रेस्पेक्ट में ट्रांस, ई एन को हमेशा इस साइड करता है, सी एल एन एस थ्री, तो ये पार्शियल ट्रांस में काउंट कर सकते हैं, लेकिन ट्रांस लिखते हैं इसको ट्रांस, एक बार ट्रांस विद रिस्पेक्ट टू एन एस थ्री है, ट्रांस विद रिस्पेक्ट टू एन एस थ्री है, तो ये तीन आइसोमर बनेंगे इसके अंदर, दो ट्रांस और एक सिस, दो ट्रांस और एक सिस। नेक्स्ट एग्जांपल ले सकते हैं इसके अंदर, जैसे नेक्स्ट एग्जांपल जैसे सी ओ एक्स होल थ्राइस, क्या ये शो करेगा? इसमें तो ओ एक्स, इसमें कुछ चेंज नहीं होगा, वैसे के अलावा कुछ कर ही नहीं सकते हम, यही तो एग्जिस्ट करेगा सिर्फ, तो इसमें तो क्या हो गई, लॉकिंग हो गई, तरह से इसमें क्या हो गई, लॉकिंग हो गई है, तो इसे शो नहीं करेगा। क्लियर, दिस विल नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, इसमें तो कुछ कर ही नहीं सकते हम आगे, सही ना, तो लॉकिंग हो गई इसके अंदर, नो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, देयर विल बी नो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं होगी इसके अंदर। क्लियर, तो ये इसके ध्यान रखना है। ऑप्टिकल आइसोमर्स भी एक बार नोट कर लेंगे जल्दी से। ऑप्टिकल आइसोमर्स जो है वैसे तो बहुत डिटेल में, एडवांस लेक्चर में मैं बहुत डिटेल में डिस्कस करूंगा उसको, लेकिन अभी जो स्कूल लेवल के लिए इंपॉर्टेंट है वो नोट कर लेंगे। ऑप्टिकल आइसोमर्स मैंने बताया, ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या होते हैं, जो प्लेन पोलराइज लाइट को डिफरेंट डायरेक्शन में रोटेट करेंगे। एक आइसोमर अगर राइट में रोटेट कर रहा है तो दूसरा आइसोमर लेफ्ट में रोटेट करेगा, ऑप्टिकल आइसोमर्स, है ना। और इसमें ये बस की कंडीशन ये है कि प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए, प्लेन ऑफ सिमेट्री इन आइसोमर्स के पास है तो शो नहीं होगा ऑप्टिकल आइसोमर्स। प्लेन ऑफ शुड नॉट है प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होती है मैंने बता दिया अभी, जो एक मॉलिक्यूल को दो इक्वल हाफ में डिवाइड करे, जो एक मॉलिक्यूल को दो इक्वल हाफ में डिवाइड करे सच दैट वन हाफ इज एग्जैक्टली सुपर इम्पोजिबल ऑन द अदर, ये है प्लेन ऑफ सिमेट्री के अंदर। एच के सामने एच, ओ एच के सामने एच, सी ओ एच के सामने सी ओ एच, तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है जो मॉलिक्यूल को डिफरेंट दो सेम हाफ में डिवाइड कर रही है, इसलिए ये मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। ये मीजो टार्टेरिक एसिड है, ये इनएक्टिव है, ये मैंने पहले भी बताया था। तो ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या होते हैं, जो मिरर इमेजेस होते हैं एक दूसरे के क्या होते हैं, मिरर इमेजेस होते हैं, लेकिन एक दूसरे पे सुपर इम्पोजिबल नहीं होंगे, जैसे एग्जांपल इसके अंदर ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में ही होता है, टेट्राहेड्रल में भी होता है, स्पेशल केसेस हैं उसके, वो हम डिस्कस नहीं करेंगे इसमें। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में मेनली होती है ऑप्टिकल आइसोमर्स, और वो भी कम से कम ये कंडीशन याद रखना, सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे इसके ऐसे, जो अनसिमेट्रिकल आता है। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस देखना पहले, टेट्राहेड्रल में भी होती है लेकिन हाईली अनसिमेट्रिकल होता है तब होती है। ऑक्टाहेड्रल होना चाहिए कंपाउंड, पहले ये देखना हमेशा, ऑक्टाहेड्रल है तो इसके चांसेस हो गए। उसके बाद अगर उसके अंदर ज्योमेट्रिकल हो रही है, एक मिनट, एटलीस्ट वन बाइडेंटेड, ये सिर्फ आंसर निकालने के लिए ध्यान रखना चीज़ का, इससे स्कूल लेवल तक के सारे आंसर कर जाएंगे। एटलीस्ट वन बाइडेंटेड होना चाहिए, और अगर सिस ट्रांस हो रही है, ज्योमेट्रिकल हो रही है, इफ इट इज हैविंग ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, GI ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हो रही है तो सिस होना चाहिए। ये कंडीशन है तो फिर देखेंगे ये वाली दोनों सेटिस्फाई हो रही हैं। ज्योमेट्रिकल नहीं हो रही है तब तो ये दोनों से ही काम चल जाएगा, तो ऑप्टिकल शो करेगा। अगर ज्योमेट्रिकल हो रही है उसके अंदर तो सिस होना चाहिए वो,
ज्योमेट्री हो रही है तो सिस होना चाहिए। तो यही वाले केस में डिस्कस कर रहा हूँ, अदरवाइज ये बहुत डिटेल में है, 2-3 घंटे लगेंगे पूरा अगर डिटेल में डिस्कस करें इसको। लेकिन अभी जो मैंने बताया इतना सफिशिएंट है, सारे आंसर कर जाएंगे, इवन नीट लेवल तक के, IIT मेंस लेवल तक के भी क्वेश्चन इसी के थ्रू सॉल्व हो जाएंगे। तो जैसे अगर मैंने लिया CO, स्टार्ट करते हैं, COEN होल थ्राइस 3+। तो पहले चेक करेंगे क्या ये ऑक्टाहेड्रल है, बिल्कुल है ऑक्टाहेड्रल, क्योंकि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ जाएगा, एक बाइडेंटेड सिमेट्रिकल है, 2 कोऑर्डिनेशन नंबर होगा इसका, तो इट इज हैविंग कोऑर्डिनेशन नंबर 6, ये देख लिया। फिर क्या एक बाइडेंटेड है इसके अंदर, हाँ है बिल्कुल, एक क्या 3 है इसके अंदर बाइडेंटेड, तो इसलिए, और ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट होती नहीं, अभी पीछे देखा था मैंने COOX होल थ्राइस वाला केस, COOX या CROX होल थ्राइस 3- वाला केस, इसलिए इसके अंदर ऑप्टिकल जरूर होगी इस तरीके से। EN सही ना, इसमें तो सब कुछ लॉकिंग है, 3+ है तो इसकी मिरर इमेज बना देंगे, क्या बना देंगे इसकी मिरर इमेज। तो कोई पूछेगा इसमें EN, यहाँ पे EN ये आ जाएगा, बिल्कुल मिरर इमेज सामने जैसे दिख रहा है वो सामने आ जाएगा, और ये EN यहाँ आ जाएंगे, ये आ गया 3+। तो ये बन गया, एक आइसोमर इसमें से D होगा, एक L होगा, वो हमें नहीं पहचानना कि कौन सा D है कौन सा L है। 2 ऑप्टिकल आइसोमर बन गए, ज्योमेट्रिकल आइसोमर इसमें नहीं है, क्रॉस है। ऑप्टिकल आइसोमर्स कितने हैं, 2, और टोटल आइसोमर्स, स्टीरियो आइसोमर्स को पूछेगा तो 2+0 दोनों को ऐड कर देंगे 2। सीरो आइसोमर्स क्या होता है, सीरो आइसोमर्स क्या होती है, ज्योमेट्रिकल प्लस ऑप्टिकल होती है कि नहीं, इसलिए दोनों को ऐड करेंगे 2 आ जाएगा, ठीक है। ये एक पहला केस ले लिया, दूसरा केस लेंगे अब, तो सिमेट्रिकल बाइडेंटेड आएगा तो 2 आइसोमर्स बन जाएंगे इस केस से। दूसरा लिया मैंने अगर CO EN की जगह ले लेते हैं चलो OX होल ट्वाइस Cl2 और 3-, इसमें देखते हैं CO, अब इसको लिया मैंने OX Cl। अब पहले चेक करेंगे हो सकती है कि नहीं हो सकती, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, बिल्कुल है, सही है, ये बाइडेंटेड है तो 2 से 4 हो जाएगा, और 4+2 6, एटलीस्ट 1 बाइडेंटेड है, हाँ बिल्कुल 2 बाइडेंटेड है इसके पास। तो फिर क्या सिस ट्रांस शो कर रहा है, हाँ बिल्कुल शो कर रहा है, सिस ट्रांस भी अभी हमने पीछे किया था, सिस ट्रांस शो कर रहा है, तो क्या होना चाहिए, सिस वाला होना चाहिए। अभी पता लग जाएगा क्यों सिस वाला होना चाहिए। देखो OX लिया यहाँ पे, OX यहाँ लिया, Cl ये लिया 3-, तो ये तो अब इसमें तो क्या है, दिख ही रहा है क्लियर, प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ पे, ध्यान देना ये वाली लाइन, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि यहाँ से कट करेंगे, इधर भी OX इधर भी OX, इट इज हैविंग प्लेन ऑफ सिमेट्री, इसलिए इसकी मिरर इमेज बनाओगे तो एक जैसी बनेगी, देख लो एक बार, मिरर इमेज अगर बनाते भी हैं इसकी तो क्या बन जाएगी, सेम ऐसी बन जाएगी, इट विल नॉट शो, नो ऑप्टिकल आइसोमेर्स, क्लियर, नो ऑप्टिकल, ये शो करेगा, इसको मिरर से पास करेंगे तो CO, ये आ गया यहाँ पे OX, यहाँ आ गया Cl, यहाँ OX 3-, ये शो कर रहा है, सही ना। ट्रांस वाला क्यों शो नहीं कर रहा, बिकॉज ये भी क्वेश्चन आता है, व्हाई ट्रांस आइसोमर डू नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमर, तो क्या आंसर आएगा, बिकॉज ट्रांस आइसोमर इज सिमेट्रिकल, ट्रांस आइसोमर क्या है, सिमेट्रिकल है।